हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन सिंह कुसरिया। स्वागत करता हूं पीटी पाठशाला में। आज हम अपने सिलेबस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करेंगे, ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ना क्या है अभी। सेकेंडरी या फिर इसी को क्या कहेंगे, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर इसी को हिंदी में कहेंगे सहायक प्रजनन अंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ना था एपिडिडाइमस। ठीक है, अगला पढ़ना था वास डिफरेंस। अगला पढ़ना था इसमें सेमिनल वेसिकल। अगला पढ़ना था इसमें एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद पढ़ना था आपका यूरेथ्रा। उसके बाद क्या पढ़ना था, पेनिस। इसमें कुछ छूटा क्या? छूटा होगा तो पढ़ने के टाइम देख लेंगे। इसे कहते थे अधिकाय, इसे कहते थे रेतोधान, इसे कहते थे रेतोवाहिनी, रेतोधान, इसे मूत्र मार्ग, इसे ये कहते थे पेनिस, लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे एपिडिडाइमस के बारे में। चलिए एक एक करके देखेंगे सबको कि इसका इसका कार्य क्या होता है, कितने भागों से बना होता है, क्या है, कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ही पढ़ेंगे हम एपिडिडाइमस। अधिकाय कहते हैं, अधिवृष कहा जाता है इसी को, नाम अलग अलग है। ठीक है, इसी को अधिकाय कहा जाता है। ठीक, चलिए इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई, इसकी लंबाई 30 से 35 मीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 से 35 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी, संयोजी उत्तक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? संयोजी उत्तक की बनी होती है। इसी को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। मेरा यहाँ पे अंग्रेजी में लिखने का उद्देश्य, आपके पेपर में अगर ये संयोजी उत्तक न दिख के कनेक्टिव टिश्यू दिख गया, और वहीं पे हिंदी में भी लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू ऐसे करके, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू ऐसे करके, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं ताकि आपको वहां पे पता रहे कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये जो अधिकाय या एपिडाइमस है, ये मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए यहां पे आपका ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक लेयर था, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर एक लेयर, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये सब यहाँ का के क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। किससे जुड़ रहे थे? कहां पे जुड़ रहे थे? ये है क्या चीज? ठीक है, ऐसे ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, ये यहां से ऐसे घेरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये आपका एपिडिडाइमस है। ये क्या है? एपिडिडाइमस। इसी को अधिकाय क्या कह रहे हैं? अधिकाय। ये है अधिकाय। ये मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसे क्या कहेंगे? हेड,
हेड है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बॉडी। ये क्या है, बॉडी है, शरीर है। देखिए एपिडाइमस कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से, हेड, बॉडी और टेल। तो ये जो हेड होता है इसे कहते हैं कापुट कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो मैं आगे लिखूंगा, बस ये डायग्राम को याद रखिए। ये जो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स होता है, यहां से जितना स्पर्म बना, यहाँ पे पोषण हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाएगा, तो उसको मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। एक ओर से ये सेक्रोटम से, क्या ये एक जिसका वो है, देखिए ये जो बात हो रही है टेस्टिस के अंदर, ये है, ये बाहर एक ओर से कहां से जुड़ी है, सेक्रोटम से, और एक ओर से कहां जुड़ी है, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से। ये सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से जुड़ी, ये बाहरी अंग इधर इस पर क्या है, इधर इस झिल्ली से जुड़ी है ऐसे करके, तो यहाँ पे ये जुड़ी है सेक्रोटम से, याद रखिएगा। इसी चीज को लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमस एक ओर से सेक्रोटम तथा दूसरी ओर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिका से जुड़ी होती है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया हूं। एक ओर से सेक्रोटम और दूसरी ओर से किससे जुड़ा होता है, आपका वाश डिफरेंस से जुड़ा होता है। इसका अगला जो पार्ट अभी लिखे थे एपिडाइमस के नीचे वाश डिफरेंस, वहां से जुड़ा होता है, ठीक है। दूसरी ओर से किससे जुड़ा होता है, वाश डिफरेंस, या फिर इसी को क्या कहते हैं, रेतो। वाश डिफरेंस को ही आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर शुक्रवाहिनी कहा जाता है, ठीक है। वाश डिफरेंस या फिर शुक्रवाहिनी से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो एपिडाइमस है एक ओर से किससे जुड़ी होती है, सेक्रोटम से, और दूसरी ओर से किससे जुड़ी होती है, वाश डिफरेंस से, शुक्रवाहिनी नलिका से। शुक्रवाहिनी नलिका से जुड़ने का कारण क्या है कि यहाँ पे जब ये शुक्रवाहिनी नलिका से जुड़ी रहेगी इधर से, इस ओर से, तभी तो ये इधर आगे इसको यूरेथ्रा में या फिर उसका स्टोरेज जहां होगा वहां पे पहुंचाने का कार्य करेगा। तो इसीलिए एक ओर से सेक्रोटम से जुड़ी हुई है, वहां पे जहां पे ऐसे घेरा हुआ है, और यहां से जब ये बना, स्पर्म बना सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से, तो यहाँ कहां पे आ गया, एपिडाइमस में आ गया। एपिडाइमस में क्या हो रहा है, हेड से घुसेगा, यहां से स्पर्म आएगा, ऐसे क्या होगा, स्पर्म यहां से आएगा और यहां तक पहुंचने में इसको 7 से 9 दिन का समय लग जाता है। स्पर्म को हेड से यहां तक पहुंचने में कितना दिन का समय, 7 से 9 दिन का समय लग जाता है, वो चल मैं आगे बताऊंगा। स्पर्म हेड से एंटर कर रहा है और पूंछ तक पहुंच रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, किसकी वजह से पहुंच रहा है, तो वहां पे क्या है, एक सिलिएटेड मसल पाई जाती है। तो इसी को लिख रहा हूं, एपिडिडाइमस में या फिर अधिकाय में सिलिएटेड मसल पाई जाती है। सिलिएटेड मसल्स पाई जाती है, ठीक है। ये सिलिएटेड मसल क्या कार्य कर रहा है, ये स्पर्म को, देखिए आगे मिटा रहा हूं, सिलिएटेड मसल का कार्य बताऊंगा भी, ठीक है। सिलिएटेड मसल का कार्य क्या है कि सिलिएटेड मसल
सिलिएटेड मसल क्या कर रहा है, सिलिएटेड मसल द्वारा स्पर्म सिर या हेड से टेल तक पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है। देखिए यहां पे ये जो मैं बनाया हूं ऐसे करके एपिडिडाइमस, इसे मैंने क्या कहा, हेड, इसे क्या कहा, टेल, इसे कह दिया बॉडी। ठीक है, ये यहां से जुड़ा हुआ है अपने इस प्रकार से। तो ये जो हेड होता है इसे क्या कहते हैं, कापुट कहते हैं। हेड को क्या कहा जाता है, कापुट कहा जाता है। बॉडी को क्या कहा जाता है, बॉडी को कहा जाता है कार्पस। और टेल को क्या कहा जाता है, टेल को कहा जाता है आपका काउडा। क्या कहा जाता है, काउडा। ये एपिडाइमस के पार्ट है। क्या है, पार्ट। अलग अलग 3 भागों में बांटते हैं एपिडाइमस को। तो पहला हेड होता है, दूसरा बॉडी होता है, तीसरा टेल होता है। हेड को कहते हैं कापुट, बॉडी को कहते हैं कार्पस, और टेल को कहते हैं काउडा। ठीक है, तो जो स्पर्म हेड से एंटर करेगा और यहां से ऐसे ये स्पर्म यहां तक पहुंचने में 7 से 9 दिन का समय लग जाता है। इसको लिख लीजिए, स्पर्म का कापुट से काउडा तक पहुंचने में 7 से 9 दिन का समय लगता है। कहां से, कापुट से काउडा तक आने में, एपिडाइमस के अंतर्गत ही, अधिकाय के अंतर्गत ही कापुट से काउडा तक आने में कितना दिन का समय लग जाता है, 7 से 9 दिन का समय लग जाता है स्पर्म को। ठीक है, यहीं पे इसका ग्रोथ होते जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये एपिडाइमस सर से या फिर कापड़ से कौड़ा तक किसके माध्यम से पहुंच रहा है, तो सिलेटेड मसल के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, तो फंक्शन की बात कर लें। अधिकाय का कार्य, ठीक है, फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले स्टोरेज ऑफ स्पर्म, इसका मुख्य कार्य है स्टोरेज का, शुक्राणु का। ठीक है, शुक्राणु का स्टोरेज या फिर भंडारण लिख लीजिए, भंडारण। शुक्राणु का भंडारण कहां पे होता है, तो एक लाइन में मार देना, अधिकाय, या फिर इसी को कहते हैं एपिडाइमस। एपिडाइमस में शुक्राणुओं का स्टोरेज कहां पे होता है, तो यहां पे बनता कहां, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इसको आगे कौन बढ़ाएगा, वास डिफरेंस बढ़ाएगा, इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसके आगे क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म क्या कर रहे हैं, शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, एपिडाइमस कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है एपिडाइमस। स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, एपिडाइमस। बन कहां पे रहा है, जर्म सेल में। जर्म सेल कहां पे है, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में। ठीक है, इसका नाम है अलग अलग, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद उसको फिर पढ़ेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे, तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
और क्या काम करता है, तो शुक्राणु 7 से 9 दिन तक जो वहां से मदर सेल से यहाँ पे आई थी, वो क्या हो रहा था कि छोटे थे या फिर उनका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाया था, तो उनका क्या करते हैं यहाँ पे विकास होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण देते हैं ये। तो शुक्राणु को पोषण, ये भी इसका एक मुख्य कार्य है, ठीक है। शुक्राणु को पोषण, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, ये आपके एपिडाइमस के मुख्य कार्य हैं। अगला देखते हैं आपका, अगला क्या देखेंगे, तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज करता है एपिडाइमस, क्या कर रहा था, स्टोरेज कर रहा था, ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो कितने दिनों तक स्टोर करता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये 60 दिनों तक भंडारण कर सकता है, ठीक है, भंडारण करता है, ये कह सकते हैं, ये याद रखना। अगला पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, वाश डिफरेंस पढ़ेंगे। चलिए वाश डिफरेंस देखते हैं। वाश डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। वाश डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये जो वाश डिफरेंस होता है, देखिए ऐसे करके एक नली है, ऐसी एक और नली है, ये यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे ऐसे करके जुड़ी हुई है आपका एपिडाइमस से, किससे जुड़ी है, एपिडाइमस अधिकाय जिसे कह रहे थे, ये जुड़ी हुई है अधिकाय से। इधर से किससे जुड़ी है, ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ऐसे, और ये फूल की एक संरचना बना लेगी, और ये जहां पे जुड़ रहा है इसे कहेंगे, कहां से जुड़ती है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पे ये जुड़ेगी यहाँ पे, और ये जो जुड़ के एक संरचना बनाई, फूली हुई संरचना, इसे क्या कहेंगे, एम्प्यूला, क्या कहेंगे, एम्प्यूला। और इनकी संख्या कितनी है, ये है आपका वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए इसी को अब आगे लिखेंगे, एक एक करके देखते हैं। वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस एक ओर से अधिकाय, या फिर इसी को कह देते हैं एपिडाइमस, वह दूसरी ओर से मूत्रमार्ग, ठीक है, मूत्रमार्ग, इसी को क्या कह देते हैं, यूरेथ्रा से जुड़ी होती है, ठीक है। और क्या होता है, जो वाश डिफरेंस की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, संख्या एक जोड़ी या फिर कुल 2, ठीक है। और ये क्या कार्य, मुख्य कार्य क्या है इसका, तो ये एक नलिका है, प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है, किसको, शुक्राणु को, शुक्राणु को मार्ग या फिर रूट प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो बता चुका हूं कि ये जो दोनों नलिका आपस में जुड़कर, आपस में जुड़े और एक संरचना बनाई, फूली हुई संरचना जिसे एम्पुला कह रहे थे, उसके बारे में लिखा। दोनों नलिका आपस में जुड़कर एक फूली हुई संरचना बनाते हैं, जिससे एम्पुला कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, एम्पुला या इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं कलसिका। क्या कहते हैं, कलसिका। इसी को कलसिका कहा जाता है, एम्पुला को। ठीक है, ये कहां पे होता है, यूरेथ्रा के पास होता है। ठीक है, एम्पुला जो इस कलसिका की लंबाई की बात करूं मैं, तो इसकी लंबाई 4 से 7 इंच तक हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, 4 से 7 इंच तक हो सकती है। इसका और क्या कार्य है, वाश डिफरेंस का कार्य, एपिडाइमस से स्पर्म निकल के यूरेथ्रा पहुंच रहा है, तो यूरेथ्रा से पहुंचने से पहले तक यहाँ पे स्टोर होता है, तो ये भी स्टोरेज का कार्य करता है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म यूरेथ्रा में पहुंचने के पूर्व इस पर वाश डिफरेंस में भंडारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो स्पर्म को रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, वाश डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य स्पर्म या फिर शुक्राणु को रास्ता प्रदान करना। चलिए, ये तो हो गया वाश डिफरेंस। अब क्या होता है, जब बधियाकरण करते हैं, जब बधियाकरण करेंगे तो पशु के वाश डिफरेंस को काट देते हैं। क्या करते हैं, ये वाश डिफरेंस को जब काट देंगे, ये यहां से कट गया, काट दिया गया या फिर मोड़ के बांध दिया गया। अब जब काट देंगे या इसको बांध देंगे तो क्या होगा, यहाँ एपिडाइमस से स्पर्म इस पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वीर्य तो बनेगा, क्योंकि इधर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, वहां से तो निकलेगा जो निकलना है उस ग्लैंड से, इसके पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनिकल वेसिकल से। तो यहां से स्पर्म नहीं जाएगा तो वहां पे प्रजनन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। स्पर्म नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर प्रजनन नहीं होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगा। तो किसकी वजह से आया, वाश डिफरेंस को काट दिए। तो जब ये वाश डिफरेंस को ऐसे काट देंगे, ठीक है, इसी को लिख रहा हूं, देखिए, बधियाकरण करने पर वाश डिफरेंस को काटकर या मोड़कर बांध दिया जाता है। ठीक है, अब काट कर मोड़कर बांध देंगे, जिससे स्पर्म क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वहां पे बांझपन आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, परिणाम स्वरूप पशु में बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी का कारण। अब जब पशु के जो इस वाश डिफरेंस को काटे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। क्या है, उस टर्म को क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहां लिखते हैं, पशु के वाश डिफरेंस को काटना, ये क्या कहता है, कहलाता है वेसेक्टोमाई, वेसेक्टोमी या फिर नसबंदी, नसबंदी कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रजनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, बांझपन आता है। क्या आता है, बांझपन
इनफर्टिलिटी। कारण बनता है। ठीक, इस स्थिति में वीर्य तो बनता है, परंतु स्पर्म नहीं बनता। ठीक है, क्या नहीं होता? शुक्राणु नहीं बनता या आगे जाता। ठीक है, याद रखेंगे जब वेसेक्टोमी होता है या नसबंदी होता है तो वॉइस डिफरेंस को काटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल। क्या पढ़ेंगे? सेमिनल वेसिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वीर्य बना परंतु स्पर्म नहीं पाया गया, तब उसे सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा कहा जाता है। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि वीर्य, बिना स्पर्म के वीर्य या बिना शुक्राणु के वीर्य को क्या कहते हैं? तो सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। याद रखिए इस टर्म को। सेमिनल प्लाज्मा किसे कहा जाता है? तो बिना स्पर्म के वीर्य को सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमिनल वेसिकल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म था, याद आ गया तो लिख दिया। चलिए तीसरा क्या पढ़ेंगे अपन? सेमिनल वेसिकल शुक्राशय जिसे कहते हैं। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। चलिए आगे बढ़ें। ये जो होता है सेमिनल वेसिकल, नर जनन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? सेमिनल वेसिकल, या फिर इसी को क्या कहेंगे? शुक्राशय। तो अब सबसे बड़ी ग्रंथि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई। लंबाई होगा 4 इंच तक और चौड़ाई होगा 1 इंच तक। इसे कह सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर, इसे कह सकते हैं आप 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये होता कहाँ है? इसकी उपस्थिति कहाँ पे होगी? अवस्थिति कह सकते हैं। तो इसकी अवस्थिति होगी आपको वास डिफरेंस के दोनों ओर एक एक। ठीक है, या फिर वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी की दोनों तरफ एक एक की संख्या में, अर्थात कुल 2। कुल कितनी? तो 2। सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसकी संख्या कितनी है? तो 2 है। वो कहां पे होती है? वास डिफरेंस के दोनों ओर। जो शुक्रवाहिनी थी उसके दोनों ओर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 इंच होती है। इस क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड है तो इसका साइज याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये ग्लैंड बड़ी है बोल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए सबसे बड़ी ग्लैंड कितनी है, ये होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल है, इस जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होगा, तो सिक्रेशन किस पदार्थ का होगा? तो फ्रक्टोज व सिट्रिक
एसिड निकलता है। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेगा। कैसे? ऊर्जा स्रोत या फिर एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? एनर्जी सोर्स का फ्रक्टोज करता है। ठीक है, और ये जो सेमिनल वेसिकल है इससे जो सिक्रेशन हो रहा है फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, इसी के कारण जो है स्पर्म की गतिशीलता प्रभावित होती है। यह स्पर्म की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन? ये सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकल रहा है, कौन सा फ्लूइड निकल रहा है आपका? फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड। ये इसकी गतिशीलता को, जब कम निकलेगा तो स्पर्म जो है धीरे धीरे जाएंगे, और अधिक निकलेगा, अधिक रहेगा रास्ते में तो चले जाएंगे बहुत अधिक संख्या में। ठीक है, ये और क्या करते हैं? तो वीर्य के आयतन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीर्य के आयतन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब वीर्य के आयतन की बात हो गई तो एक स्खलन में सांड के एक स्खलन में कितना वीर्य रहता है? तो 4 से 8 ml तक। कितना होता है? 4 से 8 ml तक होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 ml में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो सांड से सेमिनल वेसिकल का निकला वीर्य निकला, कितना निकला? 4 से 8 ml। तो उसके 1 ml में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। 1 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 से 1.5 बिलियन तक। कितनी? 1 से 1.5 बिलियन प्रति मिलीलीटर। ठीक है, प्रति मिलीलीटर। 1 ml में आपका 1 से 1.5 बिलियन, 1 बिलियन के बराबर कितना होता है? 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ के। कितना? 100 करोड़। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो ये आपके 10 लाख। ठीक है, ये चीजों को भी याद रखना है। 1 बिलियन की जगह में दे दिया 100 करोड़ से 150 करोड़, 100 करोड़ से 150 करोड़ प्रति ml। तो आपको पता होना चाहिए 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। तो आप जिस यूनिट में पढ़े हो उस यूनिट का याद होना चाहिए और उसको बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये जो सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय है मांसाहारी पशुओं में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? मांसाहारी पशुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो जाता है आपका सेमिनल वेसिकल कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखिए एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, 8 लाइन 10 लाइन सबका फैक्ट है। उन 8-10 लाइन को आप पढ़ते जाइए, और अब जब इन 10 लाइन को पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि इसको आप रिविजन कीजिए। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बनाएंगे पेपर तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतना है और इससे मैं पढ़ा था तो मेरे को आया। मैं पुराने क्वेश्चन पेपर को भी डालूंगा, उसका सॉल्व करके डालूंगा। तो चीजें जो है आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए, ताकि उनको भी एक अच्छा कॉलेज मिल सके और वो उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड देखेंगे। इसी को पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहां होती है? तो अभी जब हम सेमिनल वेसिकल पढ़े उसके पीछे, कहां पे? ब्लैडर के पास। अवस्थिति की बात करते हैं ठीक है,
सेमिनल वेसिकल के पीछे 4 से 5 इंच पीछे कह सकते हैं। ठीक है, पीछे मूत्राशय या फिर ब्लैडर ब्लैडर के पास, कहां पे होती है? ब्लैडर के पास। ठीक है, चलिए। और ये इसका अगर हम बात करें आकार की बात करते हैं तो साढ़ में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार होगा, लंबाई होगा 1 से 1.5 इंच और चौड़ाई होगा 0.5 इंच। लंबाई 1.5 इंच और चौड़ाई होगा 0.5 इंच। इसको याद रखेंगे, अवस्थिति को याद रखेंगे। सेमिनल वेसिकल के पीछे मूत्राशय के गर्दन के पास लिख लीजिए। चलिए, गर्दन के पास ब्लैडर जहां होगा उसके सर के गर्दन के पास होगा। ठीक है, इस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उदस्थ ग्रंथि, इससे एक क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है, जो योनि के अम्लीय माध्यम को उदासीन करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो बेसिक नेचर का या फिर क्षारीय प्रकृति का पदार्थ निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा, वो योनि के अंदर जो अम्लीय माध्यम है उसको क्या करता है? आपका उदासीन करने कार्य करेगा, ताकि उसमें जो स्पर्म है वो उसको हानि ना हो सके। ठीक है, चलिए। और इससे ये जो क्षारीय पदार्थ निकल रहे हैं, विशेष गंध निकलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद पढ़ेंगे कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो होता है उसको कॉपर्स ग्लैंड ही कहा जाता है, हिंदी में भी याद रखिएगा। ठीक है, या कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए, इसका हिंदी नाम है कंदमूलीय ग्रंथि। क्या है? कंदमूलीय ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। इसी को कॉपर्स ग्लैंड को क्या कहते हैं? हिंदी में कंदमूलीय ग्रंथि कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है, या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी जो स्थिति है, ये जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे 4 से 5 इंच की दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या करता है? और यह यूरेथ्रा के दोनों ओर एक एक की संख्या में होता है। ठीक है, इसकी भी संख्या 2। कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 2। कुल संख्या कितनी है? 2। चलिए आगे बढ़ें। इसके आकार की बात करें तो 1 इंच, और आकार की बात करूं तो लंबाई जो होगा 1 इंच और चौड़ाई जो है ये 0.5 इंच
होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका कनमूली ग्रंथि या फिर कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसमें जो स्त्रवण होगा ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा। इसका जो स्त्रवण कैसे होगा, क्षारीय प्रकृति का। और इसका कार्य क्या होगा, ये मूत्र मार्ग को साफ करने कार्य करता है। क्या करता है, मूत्र मार्ग को स्त्रवण क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, कार्य यूरेथ्रा या फिर इसी को क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग को साफ करने का कार्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का कार्य क्या है, मूत्र मार्ग को साफ करने का। क्षारीय प्रकृति होती है, 1 इंच, और इसकी 1 इंच की लंबाई होती है, आधे इंच की चौड़ाई होती है। ठीक है, इसको कंदमूली ग्रंथि भी कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी चीजों को आप याद रखिए, आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो आगे देखते हैं। आगे है आपका यूरेथ्रा। ये क्या करता है, मूत्र मार्ग, स्पर्म को, आपका स्पर्म जो है, स्पर्म को जो आपका वाश डिफरेंस में आया था, वाश डिफरेंस से कहा गया यूरेथ्रा में, यहां से बाहर निकालने के लिए पेनिस से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये होता कहां से कहां तक है, तो यूरेथ्रा मूत्राशय से पेनिस, या फिर इसी को कह दीजिए शिश्नमुंड, या फिर इसी को कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लांस पेनिस तक जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोस्टेट भाग को जहां पे जोड़ता है। ठीक है, यूरेथ्रा जहां से प्रोस्टेट भाग से जुड़ता है, उस स्थान पर एक उभरी हुई संरचना बन जाती है, उभरी हुई संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टा यूरेथ्रा कहते हैं, जिसे क्रिस्टा यूरेथ्रा, या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं आपका केपट गैलिनेजिस। क्या कहते हैं, केपट गैलिनेजिस कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, केपट गैलिनेजिस या फिर क्रिस्टा यूरेथ्रा क्या होता है, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा जुड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा जहां पे जुड़ेगा उसे क्रिस्टा यूरेथ्रा कहेंगे या फिर केपट गैलिनेजिस कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे तो पेनिस लिंग। ठीक है, जो ये नर जनन तंत्र का सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। क्या है अगला, पेनिस, इसी को लिंग कह देते हैं। ये क्या है, नर जनन तंत्र का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, यही क्या है, यह
हर्षण उत्तकों का बना होता है। क्या होता है? ये नर जनन तंत्र का सबसे भारी भाग है और यह हर्षण उत्तकों का बना होता है। ठीक है, और जो सांड है, सांड का ये पेनिस सामान्य अवस्था में इसकी आकृति में रहता है, जिससे सिग्मोइड फ्लेक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मोइड फ्लेक्सचर कहा जाता है। ठीक है, सिग्मोइड फ्लेक्सचर कहा जाता है। और ये जो लिंग का अगला भाग होता है, क्या होता है? लिंग का अगला भाग शिश्नमुंड या ग्लांस पेनिस कहलाता है। ग्लांस पेनिस कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लिंग होता है, लिंग की लंबाई और उसका व्यास, सांड के लिंग की लंबाई और व्यास इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी साइज की बात करूं तो लंबाई और इसका व्यास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 3 फीट तक होती है। ठीक है, और व्यास जो होता है वो 1 इंच तक होता है। कितना होता है? 1 इंच तक। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो जब पशु को बधियाकरण किया जाता है तो पशु का स्पर्मेटिक कार्ड को, ठीक है, तो स्पर्मेटिक कार्ड या फिर इसी को काटा जाता है। ठीक है, और बता चुका हूं कि जो नसबंदी करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। और जब उसको वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है तो नसबंदी प्रक्रिया होती है। और जब बधियाकरण करते हैं, कास्ट्रेशन करते हैं डिजिटोकास्टर से, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को काटा जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म याद रखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस कोर्स इस चैनल में डल रहा है और अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। जितना ज्यादा आज पढ़ेंगे कल उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। धन्यवाद।